बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से शिक्षा की। भारत में शिक्षा को लेकर हमेशा से टिप्पणियां होती रही हैं। एक वो समय था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फिर भी एक जो चर्चा थी वो वायरल थी। वो चर्चा ये थी कि जो भारत में शिक्षा की पद्धति है, लॉर्ड मैकाले ने जो जिसे डिजाइन किया था, उस शिक्षा पद्धति में बहुत सारी खामियां हैं। ये कहा जाता रहा कि उससे सिर्फ बाबू पैदा हो सकते हैं, कोई उसमें हुनर नहीं सिखाया जाता। वो सिर्फ एक तरह से कामकाज करने वाले लोग जो कि ऑफिसों में बाबू की तरह बाबू बनाती है, वो किसी को हुनरमंद नहीं बनाती, ऐसा ये कहा जाता था। बहुत लंबे समय के बाद फिर मोबाइल भी आए, बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से बहुत चर्चाएं भी व्याप्त हुई। वो वक्त था जब लोगों तक सही जानकारियां या बहुत जानकारियां नहीं पहुंच पाती थी। तब भी लोगों ने लॉर्ड मैकाले को बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना जाने भी उस पर टिप्पणियां की थी। आज एक बार फिर से यही स्थिति वापस आई है। ये वो स्थिति है जिस वक्त इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां सबके पास मौजूद हैं। हाल ही में सरकार ने एक शिक्षा नीति की घोषणा की है, जो कि नई शिक्षा नीति जिसे कहा जा रहा है। बहुत सारी तारीफ मीडिया में होती है और बहुत लोगों के मुंह से भी ये तारीफ सुनने को मिल रही है कि बहुत शानदार है ये। पता नहीं कितने लोगों ने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और कुछ तबकों से आलोचनाएं भी आ रही हैं। उन्होंने भी इसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ये नहीं जानते, लेकिन फिर भी आलोचनाएं तो आ रही हैं। अब हमने अगर थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश की है तो उसमें जो चीजें नजर आती हैं, उसमें बहुत बड़ी बात ये कही जा रही है कि यही वो शिक्षा है जो लोगों को हुनरमंद बनाएगी। हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार है, जो कि जेएनयू से हैं। आप सभी जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से परिचित है उनसे। डॉक्टर साहब, नई शिक्षा नीति को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि यही वो शिक्षा है जो लोगों को हुनरमंद बनाएगी और लोगों में जो भारतीय मूल्य हैं, जो भारतीय जो सदियों से या फिर भारत के जो वास्तविक जो आदर्श हैं, उनको स्थापित कर पाएगी बच्चों में। जबकि कहा गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा होगी उसे उसमें शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, उसमें स्वयं सेवा करने वाले लोग जाकर उसे पढ़ाएंगे। आप कितना क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सुधीर जी। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत मेरी राय है जी। क्योंकि मैं जो है एक संस्थान से जुड़ा हुआ भी हूँ, इसलिए मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी व्यक्तिगत एक शिक्षक के रूप में जो राय है, जो मैंने शिक्षा नीति को पढ़ा है। नई शिक्षा नीति का पहले ड्राफ्ट आया था, जो अंग्रेजी का ड्राफ्ट था वो 477 पेज का था, वो भी मैंने देखा था। और उसके बाद 60 पेज की सी बन करके आई है, वो भी देखी। जो कोई भी पॉलिसी जब बन करके आती है तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए एक रास्ता दिखाने का काम है। और उस रास्ते दिखाने के लिए, जैसे कि हम लोग ने कहा कि 86 में जो है नई शिक्षा नीति आई थी, और उसके बाद 92 में उसको एक बार दुरुस्त किया गया, और उसके बाद ये आई है। तो अगर हम लगा लें तो 34 वर्ष हो गए करीब करीब, जो उसके बाद एक शिक्षा नीति आई है। तो अगर 34 वर्षों में एक बार आएगी तो क्या बार बार शिक्षा नीति तो आ नहीं जाएगी, ये तो लंबे समय के लिए चलेगी। तो इसलिए इसके लिए जो अति उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं झूठ लग रहा है। क्योंकि पॉलिसी अगर लंबे समय के लिए, तो उसको आप इस तरह सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, उसका सब कैसे मना सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ढोल में कुछ पोल है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो पोल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को कई एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल ये होता है कि जिस तरह का समाज है उसी तरह के लोग शिक्षा व्यवस्था के अंदर दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो उसके ओनर हो, वो उसी प्रकार परिलक्षित होंगे। तो शिक्षा कौन आज ओन करता है, उसके अंदर मास्टर कौन है, उसके अंदर छात्र कौन है, छात्राएं कौन है, और उसका पाठ्यक्रम करिकुलम क्या है, तो ये सब बातें उसी तरह दिखाई पड़ती हैं जो समाज के अंदर। तो मैं
ये कहना चाह रहा था कि अगर हम पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं तो इसका तथ्यात्मक परीक्षण होना चाहिए। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि हम अगर पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, अगर जो निचला संदर्भ है, समाज के तबके के सबसे निचले क्रम से लोगों को देखना शुरू करें, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में, ड्राफ्ट में और इसमें ये कहा गया कि हमको अपनी विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेंगे और आगे चलेंगे। और विरासत किससे लेंगे आप? आपने कहा कि विरासत विवेकानंद से लेंगे, हम शुश्रुत से लेंगे, हम आर्यभट्ट से लेंगे, बारह मीरा से लेंगे और गार्गी से लेंगे, मैत्री से लेंगे, तिरुवल्लुवर से लेंगे, नागार्जुन से लेंगे। तो मैं वहीं पर पूछना चाह रहा था कि क्या कबीर, क्या रैदास, दादू और उसके पहले बुद्धा, ये हमारी विरासत नहीं है? क्या हमारी विरासत में ज्योतिबा फूले, जिन्होंने पहला दलितों के लिए स्कूल खोला, वो हमारी विरासत में नहीं आना चाहिए? शिक्षा नीति में नहीं आनी चाहिए? पहली प्रथम जो महिला शिक्षिका थी माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने खुद नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ करके दलित महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, क्या हम उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते? चैलेंज किया सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति ने, तो वो रैदास थे, जो कि वाराणसी में चैलेंज कर रहे थे, ब्राह्मणों को चैलेंज कर रहे थे और निर्गुण शाखा की एक जो है परंपरा को आरंभ कर रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर को हम क्यों नहीं याद करेंगे, जिन्होंने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिया, बाद में शिक्षा व्यवस्था खोली और स्कूल खोले, कॉलेज खोले। हम फूले साहब को, साहू साहब को क्यों नहीं याद करेंगे? साहू साहब ने अपने वहां आरक्षण लागू किया और यहाँ तक कि छात्रवृत्ति दी और शिक्षक और लगाए, अपने यहाँ स्कूल खोले, छात्रवृत्ति देकर के बच्चों को पढ़ाया। तो ये जो विरासत है, ये क्यों इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिव विरासत है? आप केवल और केवल कुछ ही लोगों से विरासत से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं? अगर समग्रता से नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एक भाग विरासत का आता है और दूसरी भाग विरासत का छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो दलित महिलाएं हैं, हमारी सावित्रीबाई फूले जैसी, उनसे हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप। तो ये कौन सी राष्ट्र नीति हुई? इसलिए मुझे इसमें बड़ी शिकायत है कि आपने भारत को समग्रता से देखने का प्रयास नहीं किया है जी। ये पहला मेरा जो है एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूं। वाकई वाकई, लेकिन फिर भी जो कहा जा रहा है कि हुनरमंद बनाएगी ये शिक्षा। हाँ। और देश में जो है अगर हुनर बनेंगे, मांगने वाले नहीं बनेंगे जी। देखिए, इसमें एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो है, जो नई शिक्षा नीति है, ड्राफ्ट और इसमें दोनों में जो है नीति में जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, मतलब फाइनल जो कॉपी आई है, उसके अंदर व्यवसायिक जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। अभी केवल 5% लोग व्यवसायिक शिक्षा की तरफ जाते हैं और 2025 तक हमें इस 5% को बढ़ा करके 50% कर देना है। ये ऐसा लक्ष्य है। मैं इस लक्ष्य को कपोल कल्पित मानता हूं। ये एक तरह से मनगढ़ंत आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 70 वर्ष, आजादी के 70-72 वर्षों तक केवल आप 5% लोगों को व्यवसायिक शिक्षा दे पाए हैं और आप कह रहे हैं कि हम 5 वर्ष में 50% दे देंगे। तो ये तो मतलब जिसे कहना चाहिए किसी प्रकार से भी अचीवेबल नहीं लगता है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जो टारगेट प्राप्त न किया जा सके वो कपोल कल्पित लगता है और इसलिए इसमें मुझे छद्म की बू आ रही है और कहीं ना कहीं केवल भरमाने का एक उपाय है। दूसरा हिस्सा एक दार्शनिक प्रश्न जो हमारा व्यवसायिक शिक्षा है, उससे एक दार्शनिक प्रश्न, फिलोसॉफिकल प्रश्न उत्पन्न होता है और वो ये है कि भारत
वर्ष जैसी सामाजिक व्यवस्था जिसके अंदर जाति के आधार पर हजारों सैकड़ों हजारों पेशे बने हुए हैं, व्यवसाय बने हुए हैं और उनको बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है, बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है जी। तो उनको बाकायदा उल्हाना, लांछन, अनादर सब कुछ उनके अंदर चस्पा हुआ है। क्या हमारी शिक्षा नीति उस व्यवसाय को जो कि अनादरित है, जो कि लांछित है, जो कि खंडित है, अस्मिताओं से, जाति अस्मिता से जुड़ी हुई है, क्या उनको हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर लाएगी? और अगर लाएगी तो क्या सवर्ण माता पिता उन जो हमारी जाति व्यवस्था के आधार पर व्यवसाय सृजित हैं, क्या उनको अपने बच्चों को ऑप्ट करने के लिए इजाजत देगी? अगर वो ऑप्ट करने के लिए इजाजत नहीं देगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति जिस चीज से वाकिफ होता है, जानकारी होती है, तो वो उसी की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी परिवार, जो जातियां जिस व्यवसाय को कर रहे थे, क्या वो विश्वविद्यालय में आकर के उन्हीं को ऑप्ट करेंगे? क्या कोई सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि नहीं, सवर्ण माँ बाप को भी सभी व्यवसाय को लेना पड़ेगा? ये तो एक बहुत भयावह प्रश्न को उत्पन्न कर रहा है। और तीसरी तरफ कुछ बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे व्यवसाय को चुन लेते हैं जो जातियों से जुड़े हुए हैं, लोहार का काम, बढ़ई का काम, सुनार का काम या कपड़ा बिनने वाले का नाम। तो बच्चे हैं, उनका व्याकुल मन है, छोटा मन होता है, दिमाग से ज्यादा सोचते नहीं, तो वो चिढ़ाएंगे उनको उन जातियों पर। बिल्कुल 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 है ना, अरे तुम तो जुलायो हो, अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो ये जो अनर्गल व्यवस्था पैदा होने वाली है, क्या हमारी सरकार ने, हमारी न्याय प्रणाली के लोग, जुड़े हुए लोगों ने इस स्थिति की कल्पना की है? इससे कैसे निपटा जाएगा? क्या सरकार एक कानून लाएगी? तो इसलिए ये जो व्यवस्था हमारी शिक्षा नीति में आई है वो बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर रही है, अस्मिताओं से जुड़े व्यवसाय को और व्यवसायिक जो शिक्षा है उसको लेकर के। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मिलिंद कॉलेज बनाया तो उसके अंदर कहीं भी वोकेशनल एजुकेशन नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो जानते थे भारतीय समाज एक जातिगत समाज है और जातिगत पेशे से लोग जो है सोचने और समझने की शक्ति छोड़ करके व्यवसाय से जुड़ेंगे। तो फिर हम एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण कैसे करेंगे? ये बात इस प्रश्न से जुड़ जाती है। अगर हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो सभी लोगों को हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारी फिलोसॉफिकल एजुकेशन है, हिस्टोरिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल एजुकेशन है, उससे हमें जोड़ना पड़ेगा एक हायर लेवल को देने के लिए। वाकई वाकई। लेकिन इतनी विसंगतियां होने के बावजूद जो इन तबकों से जुड़े हुए लोग हैं या फिर पार्टीज हैं, नेता भी हैं, बहुत सारे लोग बोलने वाले लोग हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? जो प्रभावी है, जिनके बोलने से कोई फर्क पड़ सकता है, वो नहीं बोल रहे हैं क्या? देखिए सुधीर जी, सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा है भारतवर्ष में बड़े अंतिम पड़ाव पर आती है और शिक्षा नीति तो मुझे लगता है उससे भी अंतिम पड़ाव है और मुझे नहीं लगता है कि नेता लोगों ने पढ़ा है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि आप देखिए कि क्या किया हुआ है कि शिक्षा नीति में जो आई है उसके अंदर हायर एजुकेशन इसमें है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, यानी कि समता और समन्वय उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा में समन्वय जहां पर बात हो रही है वहां पर आप यकीन मानिए, ये मेरे ख्याल से अध्याय इंग्लिश वाले अध्याय 14 में है या 16 में है, उसमें कहा गया है कि जो शब्द है शेड्यूल कास्ट, शब्द है शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये शब्द नहीं है उसके अंदर और उनकी जगह ये कहा है सोशली एंड इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस। मैं ये पूछना चाहता हूं, संविधान में दी गई
जो व्यवस्था है, अस्मिता है, उन शब्दावली को क्यों नहीं वहां पर प्रयोग किया गया, उसको हटा दिया गया। इसका मतलब हटा दिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप उनकी अस्मिताओं को गौण करना चाह रहे हैं? तो मैं अपने जो बहुजन नेता हैं, दलित नेता, उनका आह्वान करना चाहूंगा कि उस शब्दावली को अगर वहां पर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो जब आप लोगों को सुविधा देने जाएंगे तो किस अस्मिता को वहां पर लागू करेंगे? आर्थिक रूप से विपन्न लोग की अस्मिता शामिल करेंगे, या आप कह रहे हैं सोशली, एजुकेशनली, जबकि जब हम स्कूली शिक्षा कह रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा कह रहे हैं, वहां पर आप अस्मिता का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर यह कहा जा रहा है कि इनके अंदर शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इनके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बिना नाम लिए हुए इनके शिक्षा का क्यों प्रसार नहीं हो पा रहा? क्योंकि इनको जानकारी नहीं मिल पाती है। जी। दूसरा, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो आर्थिक रूप से बड़ी मतलब वो है, महंगी है, ज्यादा है। हाँ, आर्थिक तंगी है इनमें कि ये लोग शिक्षा नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्योंकि जब ये शिक्षा लेने जाते हैं तो इनकी आर्थिक हानि हो जाती है। ये लोग ये समझते हैं। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि क्या यही कारण है भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आप ये क्यों नहीं लिख पा रहे हैं कि ये लोग इसलिए शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहे हैं क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है, ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ है? तो ये क्यों नहीं बात उजागर हो रही है वहां पर? तो इसलिए एक तरफ हमारे जो बहुजन नेता हैं, जो दलित लीडर हैं, जो बैकवर्ड लीडर हैं, तो पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार का जो आघात है नई शिक्षा नीति उन पर कर रही है, वो इस प्रकार की उनकी अस्मिताओं को हटा करके हम अब जो है पॉलिसी को लागू करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक बार शब्दशः पढ़ना जरूरी है। इस पे कपोल कल्पित कथा नहीं चलेगी। आपको पढ़ करके एक वैकल्पिक, हो सकता है सरकार जो है वो जरूरी नहीं सब कुछ जानकार हो, उसको बनाने वाले सब कुछ जानकार हो, इसलिए ये रखी गई थी लोगों के जो है राय के लिए भी, लेकिन वो नहीं आ पाया राय। तो अब राय आ सकती है और हम अपनी जो त्रुटि है उसको पूर्ण भी कर सकते हैं। तो हमारा मंतव्य ये भी है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें और उसलिए भी देखें, केवल क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव आलोचना जो है हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुझाव भी बहुत जरूरी है। जहां पर हम किसी जी जब हम आलोचना करते हैं तो सुझाव भी बहुत जरूरी है। एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा साथ में कि बात जब भी शिक्षा की होती है तब एक बात तो मान कर चलते हैं कि जो निजी संस्थाएं हैं वो बेहतर शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध करवा पाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सुविधाएं निजी संस्थाओं को दी जा रही हैं। साथ ही एक बात उसमें अंग्रेजी की भी कही प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि थोड़ी मातृभाषाओं में अगर उसे किया जाएगा तो ज्यादा उसका अच्छा लाभ होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी दो बातें हैं। आपने एक पहला प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी और कहा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बड़ा अच्छा एजुकेशन देता है। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं तो वो एम्स में जाना चाहते हैं कि प्राइवेट में जाना चाहते हैं। वो जब मेडिकल की फैसिलिटी, मेडिकल एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में वो भारत की आईआईटी में जाना चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेंगे। तो इसलिए मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वर्ल्ड में जो हमारा समाजशास्त्र विभाग है, वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग 55 थी 2019 में। हम वर्ल्ड में जो है एशिया में नंबर 8 पर आते हैं और इंडिया में नंबर 1 है। तो अगर हमारी ही आप देखें तो ऐसे और सारे विभाग हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर
जो वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सरकारी सब बेकार है। अब मैं आता हूं कि जो अंग्रेजी शिक्षा की बात है और मातृभाषा की शिक्षा की बात है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मातृभाषा में लोग जल्दी सीखते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जब पाठ्यक्रम बनेगा तो उस पाठ्यक्रम में आप ए फॉर एप्पल ही सिखाएंगे? तो क्या गरीब बच्चा एप्पल खाता है? वो तो नहीं खाता। अमीर बच्चे ने एप्पल खाया भी है और पढ़ा भी है। तो उसके लिए ए फॉर एप्पल रिवीजन होगा और वो बच्चा आगे निकल जाएगा। और जो बच्चे ने एप्पल नहीं देखा है, ना खाया है, वो जब पढ़ने आएगा तो उसके लिए कंफ्यूजन। जी जी जी। तो इसलिए हम जब अंग्रेजी माध्यम और अपने माध्यम से जो हमारे वर्नाकुलर के माध्यम से पढ़ाने की बात है, हमें यह देखना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम किसका पढ़ाया जा रहा है। पाठ्यक्रम अगर हम पढ़ा रहे हैं दूसरे समाज का, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में हम कहते हैं कि गंगा गोमुख से निकल रही हैं, और हिंदी में पढ़ते हैं कि गंगा जो है वो शिव जी की जटाइयों से निकले। तो आप देखेंगे कि हम ज्योग्राफी में, साइंस में पढ़ते हैं कि लूनार इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स कब पड़ता है, लेकिन हमको पढ़ाया जाता है कि राहु केतु को डस रहा है। तो ये कौन सी शिक्षा हम किस भाषा में देंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो करिकुलम है वो क्या। और तीसरी तरफ जो पढ़ाने का तरीका, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, वो क्या होगा, हम किसके उदाहरण देंगे। जैसे कि हमने देखा कि भारतवर्ष में श्रम पर आज एक भी पाठ नहीं पढ़ाया जाता है ना। जो मेहनत कश है, लेबर पर एक भी पाठ नहीं पढ़ाया जाता, और न ही उसकी कोई बड़ाई, या हम एग्जाम्पल जब देते हैं तो हम उसकी बड़ाई भी नहीं करते। जी 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 जी। तो इसलिए हम बाबा साहब को तो पाठ्यक्रम में रख नहीं पा रहे हैं, हम फूले साहू, सावित्रीबाई फूले को तो पाठ्यक्रम में रख नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या एक ही तरह का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे? उससे राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। राष्ट्र तो तब मजबूत होगा जब सभी समाजों के नायकों को हम एक गुलदस्ते की तरह पढ़ाएं और हम मल्टीकल्चर, हर समाज की संस्कृति पर अभिमान करें। अब कहीं जाके एक मुकम्मल राष्ट्र बनेगा, सभी की साझी विरासत वाला राष्ट्र। जी जी जी। तो आप भाषा में किस पढ़ा रहे हैं, ये ज्यादा आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये भी है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हाल ही में एक बहुत बड़ा वक्तव्य ऐसा आया था और जिस पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके उसका विरोध भी जताया था, कई इंटेलेक्चुअल्स ने उसका विरोध जताया था। ये कहा गया था कि जो शिक्षा है वो लोगों में अभिमान पैदा करती है और उसे अभिमानी बन जाता है व्यक्ति, और इसकी वजह से परिवार में कलह बढ़ने लगता है। तो जो शिक्षा है वो उसका ये हस्र होगा या नहीं, शिक्षित व्यक्ति का, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमने तो अभी तक यही पढ़ा था कि हमारे पुरखों ने कहा था विद्या ददाति विनयम। जी। विद्या जो है वो आपको विनय देती है। और बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। जी। तो आप मुझे बताइए कि वो तो बहुत एक्सपीरियंशियल रियलिटी है जो बुद्ध कह रहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो आप जब तक जो है अत्त दीपो भव, तो आप ये बताएंगे कि शिक्षा और साक्षरता। जी। शिक्षा का मतलब ये हुआ कि आप अपने इंद्रियों का विकास, अपनी सोच, समाज के अंदर किन मूल्यों के आधार पर करते हैं। और मैं अगर कहूं तो मुझे सबसे बड़ा जो बल देता है तो वो मुझे अपना संविधान देता है। जी। संविधान के अंदर भी प्रियम्बल मुझे बल देता है कि मैं अपने शिक्षा को किस आचार विचार में प्रयोग करूं। और वो जो प्रियम्बल है वो कहीं ना कहीं बुद्ध, रविदास, कबीर, नानक, दादू, चोखा मेला सबसे आ रहा है। किस प्रकार आप समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं, किस प्रकार आप स्वतंत्रता की स्थापना करते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना,
तो मेरी शिक्षा मुझे ये सिखाती है कि मैं एक मुकम्मल व्यक्ति बनूं, क्योंकि मैं अगर जब पैदा हुआ था तो बायोलॉजिकल सोल पैदा हुआ था, एक जैविक प्राणी था। मेरे अंदर केवल मेरे अंदर जो जीव थे और जो मेरी जीवाणु थे वही मुझे करने का काम करते थे। भूख लगती थी तो खाना खा लेता था। तो मुझ में और जानवर में अंतर क्या बचा? वो जो अंतर था वो मुझे लगता है मेरी माँ ने संस्कृति सिखाई, लेकिन मेरी ये जो विश्वविद्यालय है, मेरा जो स्कूल था, उसने मुझे एक सोशल मदर दिया। तो बायोलॉजिकल मदर, सांस्कृतिक मदर और सोशल मदर अलग अलग है। तो मैं शिक्षा को अपनी सोशल मदर मानता हूं, क्योंकि उसने मुझे जो है ये सिखाया कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, व्यक्तियों के अधिकार क्या होते हैं, व्यक्तियों की स्वतंत्रता क्या होती है जी। तो वो अगर मेरे अंदर नहीं होता तो मुझे लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति नहीं, और वो व्यक्ति शिक्षित मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, उसको मैं साक्षर मानूंगा, शब्द ज्ञान वाला मानूंगा, जो दूसरों के अधिकारों को, दूसरों की स्वतंत्रता को, दूसरों के सामाजिक न्याय को नहीं मानता, तो फिर वो शिक्षित नहीं है, वो कहीं ना कहीं साक्षर है। तो शिक्षा और साक्षरता ये अलग है। शब्द ज्ञान साक्षरता है, किताब पढ़ लिया, लेकिन उन मूल्यों के आधार पर पढ़ा जो मूल्य हमको हमारा संसद, हमारा संविधान देता है, उन मूल्यों के आधार पर शिक्षा को कसौटी पर खड़ा करना, मुझे लगता है उसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टि भी आती है जो हमारा संविधान हमको दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमें जो है शिक्षा को उसके सूक्ष्म रूप में, बहुत छोटे रूप में साक्षरता तक उसको सीमित नहीं करना चाहिए। शिक्षा एक व्यापक फलक है, एक व्यापक दर्शन है जिसके अंदर हमें देखना चाहिए। वाकई जो बजट का हमारा जो है 6% खर्चा करने की बात कही जा रही है, और वो भी 2025 तक जो है हम चाह रहे हैं। मैं फिर से यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूं कि आजादी के 72 वर्षों तक हम 3.5%, कभी 4.5% तक खर्चा कर पाए। अब 5 वर्षों में हम बढ़ा करके 6% कैसे कर देंगे, ये फिर से एक दिवा स्वप्न दिखाने जैसा ना हो, मुझे ये डर है। बिल्कुल ये बात है। तीसरी बात जो मैं और एक जोड़ना चाह रहा था कि यहाँ पर एमफिल खत्म किया जा रहा है। एमफिल 2 वर्ष का होता था, जो कि पीएचडी और एमए के बीच वाला हिस्सा था एमफिल। मैं आपको अपने अनुभव से और विशेषकर मैं दलित, पिछड़े और जो मुफस्सिल बैकवर्ड टाउन्स के लोग हैं उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि मुफस्सिल टाउन में, पिछड़े एरिया के अंदर जो एमए की पढ़ाई है वो आज भी कुंजियों से हो रही है। बिल्कुल। और वो एमए के छात्र पीएचडी के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो आ करके एमफिल में 2 वर्ष बिताने के बाद वो पीएचडी के लिए तैयार होते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, ये पिछड़े समाज के लोग, गरीब लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, कोई जरूरी नहीं है कि सब पीएचडी कर पाए, क्योंकि पीएचडी 5 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। तो इसलिए हो सकता है वो केवल एमफिल की डिग्री लेकर के एक अच्छे रिसर्चर बन जाए, और एमफिल के बाद रिसर्चर जब बन जाएंगे तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और फिर पुनः वो लौट करके पीएचडी करने आ सकते हैं। तो ये एमफिल हटाना भी पिछड़े, दलित और पिछड़े गरीब लोगों के लिए एक घाटे का सौदा है, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से बिल्कुल। और हम ये मानकर चलते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये जो घोषणाएं हैं या ये जो आपने कहा कि ये दिवा स्वप्न जैसा है, तो स्वप्न ना रहे, और इसमें कुछ जो करने की कोशिश की जा रही है, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह ही वो उस तरह की स्थिति ना बन जाए कि वो कहने को और कुछ और हो नहीं पाया, वैसा कुछ इस तरह से स्थिति नहीं बननी चाहिए। निश्चित रूप से इस पर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, और ये अगर पटल पर सही रूप में, सही ढंग से, और जैसा कि इसका विश्लेषण किया गया है पिछले 1 महीने में, तो इस तरह से अगर इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ सुधार किए जाए तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि एक बेहतर शिक्षा पद्धति या बेहतर शिक्षा नीति
इस देश को मिल सकती है। आपने बहुत शानदार तरीके से इसका विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एक ऐसे ही विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।